हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं प्रधान शिक्षक की। और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, देखिए दोनों का सिलेबस कुछ में कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं है। आज जो क्लास होगी वो समान अध्ययन की होगी और समान अध्ययन का ये टेस्ट नंबर आपका 36 होगा। इसके पहले 35 टेस्ट हम लोग कर लिए हैं। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 36 है, जिसमें 75 प्रश्न है, करंट अफेयर भी है, साइंस का है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे हम लोग। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रधानाध्यापक में भी यही सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो दोनों के लिए है, आप दोनों तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। जीके भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जीएस भी देखेंगे और करेंट अफेयर भी देखेंगे। ठीक है, और टेस्ट नंबर ये होने वाला है आपका 36। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। अभी ऑफर है, आप बहुत फ़ी जो है वो कम कर दिया गया है। पहले फ़ी आपका 399 था, इसको घटा करके दोस्तों मात्र 251 कर दिया गया है। ठीक है, मात्र जो नए लोग हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मात्र 251 में सारे पीछे का जितना भी हुआ है वो सभी आपको मिल जाएगा। लगभग अभी 100 से ज़्यादा आपको पीडीएफ अभी मिलेगा, जिसमें सभी टेस्ट रहेगा, डीएलएड रहेगा, समान अध्ययन का रहेगा। ठीक है, उसके अलावा वन लाइनर भी कुछ है उसमें, और डीएलएड का आपका सब्जेक्टिव नोट्स भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट नोट्स भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो हमारे पुराने शिक्षक पहले से जुड़े हुए हैं दूसरे दूसरे ग्रुप में, अगर वो नए ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र उनको 101 रुपया चार्ज लगेगा, मात्र 101 है। और कैसे पे करना है आपको पता ही है कि ये नंबर आपको दिया गया है, यही नंबर आप व्हाट्सएप है, यही नंबर आपका फ़ोन पे गूगल पे है, तो इसी नंबर पे आपको पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसके बाद आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे। करेंट अफेयर के बाद हम लोग साइंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। फटाफट सभी लोग आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, है ना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है। ठीक है, आप देखिए करेंट अफेयर क्वेश्चन है, आपको भी करेंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और पिछले एक साल का करेंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पिछले एक साल का करेंट अफेयर एग्जाम में पूछता है, और पिछले एक साल का करेंट अफेयर आप जरूर देखिएगा। उसमें खास करके जो प्राइज वगैरह दिया जाता है, फुटबॉल क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइज जो होते रहता है ना, संस्था के द्वारा, वो सब क्वेश्चन पूछा जाता है। या स्पोर्ट्स जो खेल खिलाड़ी होता है, पुरस्कार होता है, ठीक है, पद्म श्री, ये सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और पिछले एक साल का ही आपको पूछेगा, 2-4 साल पुराना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। फटाफट आपको जवाब देते चलना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। ये जो अनावरण किया गया है दोस्तों छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। छत्तीसगढ़ का जो बंटवारा हुआ था वो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, है ना। 2001 में हुआ था ना, कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था, 2001 नहीं, 2000 में हुआ था। ठीक है, 3 राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड। ठीक है, तो ये तीनों राज्य का जो विभाजन हुआ था वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, और यूपी से अलग हुआ था आपका उत्तराखंड 2000 ईस्वी में। ये क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी सौर परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ में लगाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का जो नंबर है वो भारत का नंबर है दोस्तों आपका 42, है ना। भारत का कितने नंबर पर है, तो भारत जो है वो 42 नंबर पर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और ये जो संस्करण है ये 12वां संस्करण है आपका। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संस्करण है। 2024 में जो बौद्धिक आपका वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक आया है, ये 12वां संस्करण था, जिसमें भारत कितने नंबर पर रहा है, तो ये 42वें नंबर पर रहा है।
और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है दोस्तों? तो शीर्ष स्थान पर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है ये पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर। 23 कह रहा है कि किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, पहले के समय, अंग्रेज के समय जो उपाधि दिया जाता था वो नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, है ना। अभी जैसे कैसे दिया जाता है, पद्मश्री है ना, पद्म विभूषण का भी पुरस्कार दिया जाता है, तो उस टाइम पर दिया जाता था नाइटहुड की उपाधि, है ना। तो ये जो दिया जाता था, तो पहले भारतीय कौन थे जिनको ये उपाधि दिया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन को आपको पढ़ना है और फटाफट आपको जवाब देते चलना है। इनका नाम था सुनील भारती मित्तल। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर 23 का। ठीक है, चलिए। और ये जो सुनील भारती मित्तल थे, ये देश के दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल भारती इंटरप्राइजेज के ये संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 नंबर। कह रहा है कि महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू नामक अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये इंटरनेशनल से संबंधित है, महासागर से संबंधित है। और इस जो कह रहा है कि द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू नाम द्वारा अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है, भारत का एक द्वीप समूह है और लक्षद्वीप भी एक द्वीप समूह है भारत का। तो इसको क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको नाम दिया गया है होप स्पॉट्स। ठीक है, होप स्पॉट्स नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों। ठीक है, और ये नाम जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? अगर ये सवाल पूछे एग्जाम में तो ये IUCN है ना, IUCN के द्वारा ये नाम दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। यह आशा स्थल IUCN द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 25 नंबर। वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक वाइक भी करते चलिए, और चैनल पर देखिए नए होंगे, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप थोड़ा सा जाइए तो सब्सक्राइब करके जाइए, है ना। और काफ़ी फायदा होगा अगर आप शुरू से हमारे यहाँ जुड़े हैं तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है? बताइए दोस्तों, है ना। ये भारत में हुआ है। वो कौन सा राज्य है जो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी की है? तो वो राज्य है आपका हमारे पड़ोसी, जिससे बिहार से जो अलग हुआ है वो है आपका झारखंड। झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से? याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था झारखंड दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और ये जो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो है 2023 वाला, ये झारखंड किया था। और इसमें दोस्तों एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो 2023 है, इसमें फाइनल में, है ना, फाइनल मुकाबला में भारत ने किसको हराया था? तो जापान को हराया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये हॉकी भी था आपका, और इसमें भारत हराया था जापान को 4-0 से। ठीक है, 4-0 से जापान को हराया था। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर की। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? अब बताइए कि भारत खुशहाली में कितने नंबर पर है विश्व में? तो भारत का नंबर कुछ बढ़िया नहीं है ना। खुशहाली में भारत नंबर आता है, ये देखिए, ये खुशहाली हो गया, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126, 126वें नंबर पर है भारत दोस्तों, है ना। 180 देश में, है ना, 180 देश में भारत जो है 126वें रैंक में है। और इसके अलावा ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है UNSDS द्वारा, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में अगर कहा जाए खुशहाली के रिपोर्ट में पहला नंबर किसका है, यानी कि सबसे खुशी वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा फिनलैंड, है ना। सबसे खुश वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा फिनलैंड। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर कितना है? बहुत खराब स्थिति है भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, 161वां नंबर है दोस्तों, है ना। एकदम नीचे हम लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है, 180 देश में भारत जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161। भारत की मीडिया सबसे खत्म है ना, एकदम।
कुछ मतलब कि नहीं करना इन लोग को। 161वें नंबर पर है भारत, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 127 नंबर, कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। देखिए ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता है, और ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है दोस्तों, बताइएगा ऑस्कर क्या होगा। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है हॉलीवुड में, है ना, हॉलीवुड जो अमेरिका का है, तो वहां मिलता है ऑस्कर अवार्ड, और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है 2023 वाला, आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर, है ना, ब्रेंडन फ्रेजर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 42, देखिए एक क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है कि भारत का जो फिल्म एक था RRR, देखे होंगे, है ना, ट्रिपल आर, ठीक है, ट्रिपल आर जो था NTR था उसमें, और कौन कौन हीरो था, तो वो RR का एक गाना सुने होंगे, नाटू नाटू, है ना, तो ये नाटू नाटू जो गाना था ये भी दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है ये गाना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफी चर्चित रहा था, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, बताइए तो। भारत का ये है और विश्व धरोहर स्थल है, और ये 42वां है, सबसे ये नंबर भी ध्यान रखना है, 42वां है, तो ये 42वां जो विश्व धरोहर स्थल बना है। ऑप्शन पढ़िए, फटाफट इसका जवाब दीजिए, तो इसका जो फटाफट आप जवाब दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होयसल मंदिर। और होयसल मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपको कर्नाटक राज्य में, ठीक है, होयसल मंदिर जो है ये कर्नाटक में है, और ये 42वां था। अगर आपसे पूछे कि 41वां कौन था, है ना, 41वां जो विश्व धरोहर स्थल है भारत का, वो था आपको शांति निकेतन, और शांति निकेतन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है ना, ये 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था, ठीक है, तो 41वां था शांति स्थल, और 42वां हो गया आपका होयसल मंदिर, कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर। 29 कह रहा है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। अब ऐसे इसका तो अब चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो भारत के अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल जो है अभी वो हो जाएगा जनरल आर वेंकट रमनी, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। देखिए अटॉर्नी जनरल से एक क्वेश्चन पूछेगा आपको पॉलिटी में कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो नियुक्ति करेंगे आपको राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या हुआ, महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। देखिए महान्यायवादी से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है ये संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करता है, जब राष्ट्रपति चाहेंगे इनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इनका कोई कार्यकाल इस संविधान में ऐसे निश्चित नहीं है, लेकिन 5 साल के लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए और महान्यायवादी से क्या पूछेगा, तो ये दोनों सदन में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, है ना, ये मतदान नहीं कर सकते हैं महान्यायवादी। और भारत का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहां लॉन्च किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहां लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आपको कहां, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ओडिशा में। AI न्यूज एंकर लीसा को ओडिशा में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर है, देखिए अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है। 10 करेंट अफेयर यहाँ पर था, और आपको भी एग्जाम में 10 लगभग करेंट अफेयर पूछेगा, है ना। 8 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 12 भी पूछ सकता है। 10 एवरेज मान के चलिए कि आपको करेंट अफेयर एग्जाम में रहेगा। कह रहा है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण गति करता है। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा साइंस वाले, है ना। तो ये जो कण है ये गति कैसे करेगा दोस्तों, एक समान त्वरण से, या फिर एक समान वेग से, या बढ़ते हुए त्वरण से, या घटते हुए वेग से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान त्वरण से, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए
खटाखट आप लोग भी जवाब देते चलिए। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर कि एक उत्तल लेंस, जी हाँ, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दुगने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ ना, एक उत्तल लेंस जो है वो वस्तु के आकार के दुगने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए साइंस का सवाल आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा साइंस में 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैर को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः कौन सा है। देखिए आप देखे होंगे दोस्तों, साइंस सेंटर कभी गए होंगे ना, तो साइंस सेंटर पटना में भी है, तो आप वहाँ जाइएगा ना तो ये जादुई दर्पण वहाँ पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि सिर आपका थोड़ा ऊपर बड़ा दिखाई देगा, पैर छोटा दिखाई देगा, तो वो जादुई दर्पण है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो दर्पण कौन कौन सा दर्पण वहाँ पर लगाया गया है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, फिर हो जाएगा आपका समतल दर्पण और फिर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष में रहेगा आपका अवतल, मध्य में रहेगा समतल और नीचे रहेगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है दोस्तों कि क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। सोच लीजिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो फिर हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। पृथ्वी घूम रही है दोस्तों, तो जीवन है पृथ्वी पर। अब बताइए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा। 34 का आंसर हो जाएगा, देखिए अब ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है। अब ये पृथ्वी जो घूम रही है ये बंद कर दे तो सूर्य का प्रकाश एक ही जगह पड़ते रहेगा कि नहीं। अब एक ही जगह जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और ये वाला भाग, पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये पूरा क्या रहेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा, और ये वाला भाग हमेशा उजाला रहेगा। तो यहाँ पर मतलब कि जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा एक तरफ पूरा दिन होगा और एक तरफ क्या होगा, पूरा रात होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और पृथ्वी जो घूर्णन करती है ना, पृथ्वी देखिए दो प्रकार का घूर्णन करती है। एक तो अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है, और एक दोस्तों सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी घूम रही है। तो अपने अक्ष पे जो घूर रही है ना, इसको कहते हैं घूर्णन गति, है ना। और घूर्णन से क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। घूर्णन से पृथ्वी अगर अक्ष पे घूमना बंद करते तो दिन रात भी नहीं होगा, इसी से दिन और रात होता है। 24 घंटा में पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगभग लगा लेती है, तो इससे दिन रात होता है। और एक क्या करती है पृथ्वी, एक पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर भी घूमते रहती है ना, सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी घूमते रहती है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे होता है मौसम में परिवर्तन। जैसे अभी बरसात आने वाला है, अभी गर्मी चल रहा है, फिर आएगा बरसात, आएगा फिर ठंडा आएगा, फिर गर्मी आएगा, तो वो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति से। तो सूर्य के चारों ओर कर रहा है उसको परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पे घूर रहा है उसको घूर्णन कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। अब देखिए वो कौन चीज है जो मिला दीजिएगा तो सीमेंट दोस्तों नहीं जमेगा, जमेगा लेकिन धीरे जमेगा, है ना। तो क्या मिलाएंगे, ऑप्शन दिया गया है, जिप्सम मिला देंगे, चूना पत्थर मिला देंगे, पोटास मिलाएंगे या कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे। देखिए जिप्सम को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, जिप्सम को। जिप्सम मिलाइएगा तो जिप्सम मिलाने से सीमेंट का जो जमना है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि जो सीमेंट बनता है ना, तो सीमेंट बनता है दोस्तों, तो क्या क्या चीज से सीमेंट बनता है ना। सीमेंट में आखिर क्या क्या चीज रहता है, तो सीमेंट में रहता है चूना, है ना, इसमें चूना रहता है, इसमें रहता है सिलिका, ठीक है, इसमें क्या रहता है, सिलिका, इसमें रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें रहता है एल्यूमिना, इसमें रहता है जिप्सम।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सीमेंट के घटक क्या हैं, तो सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, चूना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है। बताइए, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है। उत्पादन की मात्रा प्रभावित होती है, या सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होता है, या सबस्ट्रेट की मात्रा प्रभावित होती है, या अभिक्रिया की तापीय धारिता प्रभावित होती है। 36 का आंसर हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए डेली टेस्ट होती है 9 बजे से, हाँ ना, 9 बजे से डेली टेस्ट होती है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पे 78 57 82 43 10। और अभी ऑफर है तो ऑफर का लाभ ले लीजिए, नहीं तो दोस्तों ये फिर समाप्त हो जाएगा, हाँ ना। 78 57 82 43 10 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ आप व्हाट्सएप में जुड़ करके ये पीडीएफ ले सकते हैं, अभी ऑफर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर। 37 कह रहा है कि एक समस्थानिक एम अल्फा एन बीटा विघटन के पश्चात अस्थायी समस्थानिक बनाता है, तो एम तथा एन के मान क्या होंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एम और एन का मान क्या होगा। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 8 और 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है दोस्तों कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जन करता है, तो रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में क्या उत्सर्जन करता है बताइएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा केवल अल्फा और बीटा कण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा, है ना, केवल अल्फा और बीटा कण, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 नंबर कि 1978 में पैदा हुए विश्व का पहला परख नली शिशु कौन था। बताइए 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परख नली शिशु था लुइस ब्राउन, कनुप्रिया अग्रवाल, रॉबर्ट एडवर्ड्स या लैरी पेज। आंसर हो जाएगा आपका लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन के बारे में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा लुइस ब्राउन। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, इन ये जो इससे पैदा हुआ बच्चा था आपका, इसका नाम था आपका लुइस ब्राउन, जिसको कहते हैं परख नली शिशु से पैदा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये हुआ था 25 जुलाई 1978 को। और ये जो जन्म हुआ था दोस्तों ये ब्रिटेन में हुआ था, है ना, ये ब्रिटेन का बच्चा था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर। अगला है 40 नंबर प्रश्न कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये तो काफ़ी आसान है, कई बार क्वेश्चन पूछा है वंशागति गुणसूत्र वाला, है ना, किसने ये प्रतिपादित किया है, तो ये सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा दोस्तों। वंशगति का गुणसूत्र सिद्धांत जो दिया है वाल्टर सटन और थियोडोर वोरैवी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। देखिए सेरेब्रल पॉल्सी जो है एक विकार है, मतलब कि एक बीमारी कह सकते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क संबंधी दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है कि सेरेब्रल जो पॉल्सी है ये किससे संबंधित विकार है, तो मस्तिष्क से संबंधित। और ये सामान्यतः जो पाया जाता है ये पाया जाता है दोस्तों छोटे बच्चों में, है ना, ये छोटे बच्चों में हो जाता है। ठीक है, चलिए यह शारीरिक गति के नियंत्रण को प्रभावित करता है, यह मस्तिष्क संबंधी विकार है। ठीक है, यह मस्तिष्क में हुए मोटर कंट्रोल सेंटर में हुए क्षति का परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर। 42 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा वो विटामिन है उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सारे विटामिन यहाँ पर बता दूँ। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों, नहीं पूछ रहा था ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरॉल, बताइए इसका आंसर सही है कैल्सीफेरॉल।
देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता है। आपको पता है बेरी बेरी रोग किससे होता है, ये जल्दी से बताइएगा, है ना, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, राइबोफ्लेविन की कमी से नहीं होता है। देखिए विटामिन B1 का सूत्र क्या हो, B1 का थाइमिन, है ना, और B1 की कमी से क्या होता है बेरी बेरी, तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन नहीं होगा दोस्तों, है ना, थाइमिन की कमी से होता है आपका बेरी बेरी, है ना, राइबोफ्लेविन यहाँ पर गलत था और आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। विटामिन जो B2 है, तो B2 की कमी से क्या होता है, B2 जो होता है इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, है ना, B2 होता है राइबोफ्लेविन, है ना, ये जो राइबोफ्लेविन लिखा हुआ ये B2 है, तो इससे होता है दोस्तों किलोसिस। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 है कि सबसे बड़े पुष्प वाला पादप कौन सा है। तो सबसे बड़े पुष्प वाला पादप यानी कि पौधा, तो सबसे बड़े पुष्प यानी कि फूल वाला पौधा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण मूल परजीवी जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 43 का। ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये काफी बड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर की, एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप क्या हो। बताइए, एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जाती है यदि इसका ताप क्रांतिक ताप से अधिक हो, क्रांतिक ताप से कम हो, क्रांतिक ताप के बराबर हो या फिर शून्य ताप पर हो। इसका आंसर क्या होगा 44 का। देखिए इसमें दो रूल लागू होता है, एक तो क्रांतिक ताप से कम हो एवं क्रांतिक ताप के बराबर हो, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, क्रांतिक ताप के कम हो और ये बराबर हो, ये दोनों आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर की, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं बताइएगा। इसका भी जो आंसर होगा वो इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, झाग उत्प्लावन विधि होता है, भर्जन विधि होता है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, इसीलिए आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर की, वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है। देखिए 50 तक यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे साइंस का प्रश्न और 50 के बाद हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। ठीक है, तो कुछ प्रश्न और अभी यहाँ पर साइंस के हैं। प्रश्न बताइएगा कि वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है। तो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनने वाला जो गैस है दोस्तों वो क्या होगा, धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखिए सबसे इसमें जो जहरीली गैसें हैं वो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, मोनोऑक्साइड CO जिसको कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है ना, ये चीज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे भी ज़्यादा आंसर हो जाएगा सी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी 1000 गुना ज़्यादा ये जहरीली गैस मानी जाती है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, हाँ धुआं भी तो गैस ही है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा आपको सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47 नंबर। 47 कह रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है। बताइए, हाँ ना, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है। एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, शांत घाटी, चिपको आंदोलन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, तो ये होगा आपको चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। ठीक है, 1970 के दशक में ये हुआ था आपका।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक हुआ था दोस्तों एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन जो है ये हुआ था कर्नाटक में, है ना। एपीको और चिपको में आप कंफ्यूज नहीं करना है। एपीको हुआ था कर्नाटक में और चिपको हुआ था आपको उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। पहले तो यूपी ही था, अब उत्तराखंड इसको कहते हैं, और ये ध्यान रखना है। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और एपीको आंदोलन जो था कर्नाटक में, इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े, ठीक ना, याद रखना है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके नेता कौन थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के? तो मेघा पाटेकर, है ना, मेघा पाटेकर, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर कि कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है? देखिए नवीनित, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाषा अलग लिख दिया है। नवीनित मतलब कि इसको कह सकते हैं नवीकरणीय, है ना। नवीनित मतलब क्या हुआ? नवीकरणीय, इसको बार बार हम नया कर सकते हैं। वो कौन सा ऊर्जा होगा? पेट्रोलियम बार बार नया करिएगा नहीं, एक बार समाप्त हो गया तो खेला खत्म हो जाएगा, है ना। नाभिकीय ईंधन, ये भी समाप्त हो गया तो खेला खत्म है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? कोयला। कोयला भी एक बार समाप्त हो गया तो खेला खत्म है। लेकिन वृक्ष जो है दोस्तों, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। आप इसको लगाते जाइए ना, वृक्ष तो लगते जाएगा, ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम एक बार खत्म हो गया तो इसको बनने में करोड़ों साल लग जाएगा, हजारों लाखों साल लग जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो ये हो गया नवीकरणीय। अनवीकरणीय कहता तब होता कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ईंधन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन, देखिए मीथेन गैस जो है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, है ना। तो मीथेन गैस मुख्यतः धान का जो खेत होता है, तो धान के खेत से निकलता है दोस्तों मीथेन गैस, याद रखिएगा। और जो गाय जो जुगाली करते रहती है ना, बैठ के देखते हैं ना, हबर 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 खा लेती है, उसके बाद बैठ के जुगाली करते रहेगी, मुंह चलाते रहेगी, तो उससे भी जो गैस निकलता है वो भी रहता है मीथेन गैस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धान का खेत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन गैस निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर की वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? अब हमारे वायुमंडल में बहुत सारे परत हैं, कई बार बताए हैं कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आपका मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। टोटल 5 मंडल में बांटा गया है हमारे वायुमंडल को। तो वायुमंडल को 5 मंडल में बांटा गया है, तो सबसे कम तापमान कहाँ पे है? तो सबसे कम तापमान होगा दोस्तों आपको कहाँ पे? तो वो होगा आपका 50 का आंसर नंबर मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है और इसका तापमान जो लगभग होता है वो -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, -85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर फॉरेन हाइट में देखा जाए तो -120 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। सबसे निचले जो वायुमंडल का है वो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। ये पांचों मंडल आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 51 नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं क्या? तो सामान्य आपका सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। अभी साइंस देख रहे थे, अब यहाँ पर 25 जो प्रश्न होगा वो सामाजिक विज्ञान का है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? क्वेश्चन देखिए काफ़ी बढ़िया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, थोड़ा सा डीप में भी जा करके कुछ हल्का क्वेश्चन भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सब हल्के पूछ देगा, हाँ, लेकिन 50% जो क्वेश्चन रहेगा ना वो बने लायक रहेगा। तो अब देखिए कैसा पूछता है। उम्मीद तो है कि ज़्यादा हार्ड नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था प्रधानाध्यापक वाला वो तो पकड़ के गजब क्वेश्चन पूछा था आपका। इसमें आंसर क्या होगा 51 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो संयुक्त प्रांत के बलिया में, हाँ ना, संयुक्त प्रांत के बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। कहाँ? तो बलिया जिला में। बलिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ठीक ना।
चलिए अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात है तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 52 नंबर की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना की बात कर रही है तो प्रस्तावना में न्याय तो है, कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से न्याय हैं? तो आप देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक है, लेकिन सांस्कृतिक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। देखिए, प्रस्तावना आपको कंठस्थ होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, हर एक किताब में आप देखिए, 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास, सब किताब में आपको प्रस्तावना लिखा हुआ मिल जाएगा पहला पेज में। उसको याद रखिए, वहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और वो कब हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था एक बार मात्र। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 53 नंबर की, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? फ्री हिंदुस्तान पत्र। तो फ्री हिंदुस्तान पत्र का जो प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपको तारकनाथ दास के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा ये आपको निकाला गया था, सैन फ्रांसिस्को से निकाला गया था आपको। ठीक है, और अगर आपसे कहे कि इंडियन सोशलिस्ट है ना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो पत्र था, इसको कहाँ से निकाला गया था? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था वो लंदन से निकाला गया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, चलिए, और बरिंद्र नाथ जो चट्टोपाध्याय हैं, इनके द्वारा निकाला गया था युगांतर पत्र, बंगाल से। ठीक ना, ये याद रखना है। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा दोस्तों निकाला गया था युगांतर। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा युगांतर निकाला गया था बंगाल से। और वीरेंद्र नाथ जो चट्टोपाध्याय हैं, इनके द्वारा निकाला गया था दोस्तों आपको बर्लिन से तलवार पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 नंबर कह रहा है कि बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो बिहार जो था ये किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो कौन सा वो मुगल था दोस्तों? वो मुगल था आपको अकबर। ठीक है, वो मुगल था अकबर। ठीक है, याद रखना है अकबर। अकबर जो था दोस्तों, इसका जो कार्यकाल था, अकबर के समय ही पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था, याद रखना है। और तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर कि ब्रिटिश काल में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था आपको एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और एनी बेसेंट वो महिला थी दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया आपको कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है ना, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली यही थी एनी बेसेंट, जो बनी थी आपको 1917 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय शब्द लगा दिया जाए, तब आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा तब आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि कई बार आप लोग को बता चुके हैं। तो ये होम रूल आंदोलन हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। चलिए, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन जो था ये आयरलैंड से लिया गया था, है ना, और होम रूल आंदोलन के जनक भी एनी बेसेंट ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों तो आपको एक सवाल जरूर पूछेगा, आपको 1-2 सवाल पूछेगा जरूर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कितनी बार अध्यक्षता कौन कौन किए थे, है ना, इसके स्थापना से संबंधित और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे, इन्होंने ही पहली बार अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885।
कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है 28 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाती है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसमें कितने 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था, ठीक ना। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 57 नंबर कह रहा है, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? मदद ए मास जो संबंधित है दोस्तों, ये आपको संबंधित है किससे? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि, ठीक है। तो राजस्व जो भूमि होता था विद्वान को दिया जाता था, इसको मदद ए मास कहा जाता था, ठीक है। मदद ए मास को सयूरगल भी कहते थे, है ना। इसी को सयूरगल भी नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर की, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बहुत ही सुंदर सवाल है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, वंदे मातरम। तो इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इसके रचयिता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया था, है ना। ये आनंद मठ से आपको लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास जो था दोस्तों, ये 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था और सबसे पहले इसको 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1896 में, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहमतुल्लाह सयानी। तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1896 में, और पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59 नंबर कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बीपीएससी का ये फेवरेट सवाल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो इसका जो गठन हुआ था, है ना, कौन हुआ, कब हुआ था दोस्तों? तो ये गठन हुआ था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 1929 में, ये सोनपुर मेला के दौरान हुआ था। किसने किया था इसका गठन? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सहजानंद सरस्वती, नाम नोट कर लीजिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1929 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 60 नंबर कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? अब देखिए, चंपारण से तो खैर फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही, है ना। चंपारण से फिक्स है, कोई भी एग्जाम हो बीपीएससी का एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। तो चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी आए थे तो बहुत सारे लोग थे, अकेले गांधी जी थोड़े आए थे। इनके साथ राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिख थे, जेवी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण थे, मजहरुल हक थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है एक से अधिक। जैसे ही इस प्रकार का सवाल देखे तो आपको एक से अधिक पर ही जाना चाहिए, ठीक ना। और ये तिनकठिया पद्धति जो चल रहा था दोस्तों, अंग्रेजों ने चंपारण में शुरू हुआ था 1867 में ही दोस्तों, है ना। ये तिनकठिया पद्धति 3 कट्ठा में 3/20, है ना, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते थे ना, तो 3 कट्ठा में होता था नील की खेती, जबरदस्ती इससे करवाया जाता था। और नील की खेती ऐसा है ना कि नील की खेती करने के बाद वो भूमि क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल जो थे, है ना, उन्होंने ही गांधी जी को कहे थे कि बिहार में ऐसा ऐसा है, बिहार में आने का निमंत्रण जो दिया था वो राजकुमार शुक्ल ही दिए थे। कब दिए थे? तो 1916 में दिए थे। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहां पर राजकुमार शुक्ल गए हुए थे, ठीक है। चलिए, और फिर गांधी जी 1917 में आए थे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे, और फिर ये आपको तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61 नंबर की किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? देखिए, जावा गर्त के बारे में कई बार पूछा है, अब ज्योग्राफी से सवाल आ गया है। तो जावा गर्त जो है ये आपको पड़ता है हिंद महासागर में। जावा गर्त कहाँ है? ये है दोस्तों हिंद महासागर में है जावा गर्त। वर्तमान में दोस्तों देखिए, गर्त मतलब क्या होता है? गर्त मतलब महासागर का सबसे गड्ढा वाला भाग, है ना, सबसे गहरा भाग,
ठीक है। तो सबसे गहरा जो भाग होता है महासागर का उसको कहते हैं गर्त। तो अभी टोटल 57 गर्त का लगभग पता चला है, जिसमें 32 जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में है, 19 गर्त आपका अटलांटिक महासागर में है और 6 गर्त आपका हिंद महासागर में है। और वही 6 गर्त में एक है जावा गर्त, ठीक है, जो आपको कहाँ है, हिंद महासागर में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 62 नंबर। 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बुक्सा जो है दोस्तों, ये बुक्सा एक तरफ आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है, एक तरफ आपको राज्य दिया गया है। ये बुक्सा जो है ना, ये बिहार में नहीं है। बुक्सा कहाँ है भैया, तो बुक्सा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, रट लीजिएगा। टाइगर रिजर्व एक आगो जरूर पूछता है एग्जाम में, है ना। दाम्फा आपका मिजोरम ठीक है, नामेरी असम ठीक है, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ओरंग भी है, ओरंग आपको बाघ अभयारण्य असम में है। बिहार में कौन सा है, तो बिहार में एकमात्र वाल्मीकि है, याद रखिएगा, है ना। बिहार वाला आपको वाल्मीकि जरूर पूछेगा, तो वाल्मीकि एकमात्र है। और वाल्मीकि है कहाँ, तो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63 नंबर। 63 नंबर सवाल कह रहा है भाई कि सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनमें मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती है वो कौन सा है। तो इसमें तो कोई समस्या होने वाली चीज ही नहीं है ना, कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है दोस्तों वो होती है क्षोभ मंडल में। लेकिन यहाँ पर दे दिया है सब अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में लिख दिया है, अंग्रेजी वाले को लिख दिया है हिंदी में। अब जिनको अंग्रेजी आएगा वो बनाएंगे, नहीं आएगा नहीं बनाएंगे। तो 63 का आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में सभी प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बादल गरजना, है ना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान, ठीक है, ये सारी घटनाएं जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। स्ट्रेटोस्फियर को कहते हैं समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जहाज उड़ता है ना, याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर में जहाज उड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर की टकला मकान मरुस्थल किस देश में है। अब देखिए नामे है टकला मकान, है ना, तो यहाँ पर जाइएगा तो आप भी टकला हो जाइएगा, इतना गर्मी है। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, इराक में है, यमन में है, मंगोलिया में है, चीन में है। ये हो जाएगा आपका चीन में। टकला मकान कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, याद रखिएगा चीन में है दोस्तों टकला मकान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो पता होगा सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। ठीक है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है ना। और ये पाकिस्तान में भी इसका कुछ भाग आपको है आपका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए कुछ मरुस्थल है, जैसे कि विक्टोरिया है, सैंडी है, सिम्पसन है। तो विक्टोरिया, सैंडी, सिम्पसन ये तीनों कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 65 नंबर। 65 है कि विश्व, और उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप हमारे चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ जाइए, आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, है ना। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यही नंबर आपका व्हाट्सएप है, ये हमारा करियर परिवार चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। डेली 9 बजे से टेस्ट होती है, क्लास होती है, इसका सब्जेक्टिव भी करवाया गया है और अब ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ये नंबर है जहां अभी ऑफर है 251, तो 251 में आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, DLED है, समान अध्ययन है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे नोट्स। अभी लगभग 100 से ज़्यादा PDF अभी आपको मिलेगा, जिसमें DLED भी रहेगा और समान अध्ययन भी रहेगा, है ना। उसमें सब्जेक्टिव भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, वन लाइनर भी रहेगा, कुछ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। बता दिया जाएगा प्रोसेस क्या है, लास्ट में भी हम बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 65 नंबर। कह रहा है कि हिंद महासागर विश्व का गहरा महासागर है। देखिए हिंद महासागर जो है, जिसका नाम पड़ा है दोस्तों भारत के नाम पर। ठीक है, तो ये हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर पड़ा हुआ है, वो है हिंद महासागर। और ये विश्व का दोस्तों तीसरा है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे पहला नंबर पे कौन है, प्रशांत है, फिर है अटलांटिक महासागर और फिर है आपको हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करें दोस्तों तो हिंद महासागर की आकृति कैसे है
है ना। भारत की आकृति तो आपको पता है कि ये है भारत, तो भारत के दक्षिण में जो ये वाला भाग है, ये दक्षिण में क्या है, दक्षिण में दोस्तों आपको हिंद महासागर है, ठीक है, यही दक्षिण में हिंद महासागर है भारत के, ठीक है, भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। इसकी जो हिंद महासागर की आकृति कैसी है, तो ट्रायंगल की आकृति की है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, और आपका देखिए हिंद महासागर से संबंधित कुछ जलधाराएं भी आपको एग्जाम में पूछेगा। ऐसे ये सब हम बहुत चीज पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के पढ़िए, ठीक है। जलधारा के बारे में सारे आपको पढ़ाया गया है ना, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा जैसे कि क्यूओसीओ है, अलास्का है, सुसीमा है ना, गल्फ स्ट्रीम है, ये सारी जलधाराएं गर्म है, ठीक है। ठंडी जलधाराएं हैं, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है ना, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं, ये पूछा जाएगा। एक तो पूछेगा आपको अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ना। अटलांटिक महासागर की आकृति पूछता है दोस्तों, इसकी आकृति है एस अक्षर की, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं 66 नंबर। 66 नंबर सवाल है कि भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया। चलिए अब हम लोग पॉलिटी से 10 सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो भारतीय जो उच्च न्यायालय है, सॉरी उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जो था ना पहले कलकत्ता में था, इसको स्थानांतरित फिर बाद में किया गया कहाँ, तो नई दिल्ली में। अभी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो है कहाँ, नई दिल्ली में, ठीक है। तो दोस्तों ये अस्तित्व में कब आया, ये क्वेश्चन है, अस्तित्व में कब आया था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951, 2 अक्टूबर 1952। देखिए ऑप्शन में सारे गलत दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो होती है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ये गलत है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67 नंबर। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद हो जाए, है ना, क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद हो जाए, इसीलिए एक बार दो बार हम बार बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप याद कर लीजिए क्लास में ही 1 घंटे में, क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं, है ना। तो स्कूल भी खुलने वाला है, प्राइमरी वाला तभी नहीं खुला है, कल से देखिए खुल ही जाएगा। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार में जगह दिया गया है दोस्तों, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में इसको जगह दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना। अनुच्छेद 21 के ए में इसको जगह दिया गया है, ये चीज आप यहाँ से याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार में इसको जगह दिया गया है ना। स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के, है ना, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है आपको समानता का अधिकार, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, है ना। और अनुच्छेद 21 के ए में ही आपको शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपको 68 नंबर। कह रहा है कि वह कौन मौलिक अधिकार है जिसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2 प्रकार से पूछा जाता है, कई बार आप लोग को बताए हैं। तो ये 2 प्रकार से पूछेगा, इस प्रकार से कि हृदय एवं आत्मा। एक तो पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा किसको कहे हैं, तो अगर भीमराव अंबेडकर लिख दिया जाए तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और सिंपल कहे कि संविधान का हृदय एवं आत्मा किसको कहते हैं, तो संविधान का हृदय एवं आत्मा हो जाएगा प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ई नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए और अगर भीमराव अंबेडकर दे दिया जाए तो हो जाता आपको अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है उसको भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन क्या था, मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा कहलाता है, नहीं।
मौलिक अधिकार को नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको 69 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए। अभी मैंने बताया था कि हुआ था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1976 में, और एकमात्र ये प्रस्तावना का ही शब्द न है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो है ये प्रस्तावना में ही जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये तीन शब्द को दोस्तों आप गांठ बांध लीजिए, ये तीन शब्द आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए, तो ये तीनों शब्द याद रखना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 70 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे 1 2 3 है ना, गोड़ हाथ फ्री, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है ये अनुच्छेद 123 में दी गई है ना, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, और अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चले। अगर देखिए अध्यादेश एक तो केंद्र में अगर जारी किया जा रहा है तो राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 123 के तहत, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है। और अगर कहा जाए कि राज्य में जो अध्यादेश जारी होता है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा होता है, और ये अनुच्छेद 213 के तहत होता है। एक को इधर कर दीजिए तो 123 हो जाएगा, एक को उन्हें कर दीजिए तो 213 हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने का, कुछ ट्रिक लगा के याद करिएगा तभी याद होगा ये सब चीज। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 71 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा शामिल नहीं। देखिए अभी आ गया ना, अभी ये शब्द बोले थे, ये शब्द आप याद रखिएगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये कौन सा एक शब्द नहीं है? तो संविधान की प्रस्तावना है उसको आप रट लीजिएगा, उसके शब्द आपको याद रखना है। कई बार पूछ देगा कि संविधान इस प्रस्तावना में दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, तो भारत शब्द का प्रयोग मात्र 2 बार हुआ है प्रस्तावना में, है ना। तो ये सब चीज आपको पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 71 का सांस्कृतिक न्याय। सांस्कृतिक न्याय जो शब्द इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न कह रहा है अल हिलाल एक समाचार पत्र है और ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था? अल हिलाल कई बार पूछा है। अल हिलाल जो ये आपका जो समाचार पत्र है ये शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दोस्तों ये अल हिलाल ये पत्रिका समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था, और ये प्रकाशित किया गया था आपको 13 जुलाई 1912 को। 13 जुलाई 1912 को दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, है ना। ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, राष्ट्र को समर्पित समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो महाधिवक्ता जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे ये बने रहते हैं, क्योंकि महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जब चाहेंगे राज्यपाल इनको हटा सकते हैं, याद रखना है। महाधिवक्ता अगर कहे कि अनुच्छेद कितने में है तो अनुच्छेद 165 में है ना। अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि देखिए राज्य में होता है महाधिवक्ता और केंद्र में वही होता है महान्यायवादी, है ना। केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता उसी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे? यही राज्यपाल करेंगे। किनके प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं? तो राज्यपाल के, जब चाहेंगे इनको हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा बंदरगाह है जो आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? देखिए भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत के आज़ादी के बाद दोस्तों क्योंकि आयात निर्यात करने के लिए तो हमको बंदरगाह चाहिए, है ना। तो बंदरगाह नहीं था, तो सबसे पहले जो बनाया गया था वो बनाया गया था कांडला बंदरगाह, है ना। कांडला बंदरगाह को बनाया गया था
कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है दोस्तों? ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में अभी बड़े बड़े टोटल 13 बंदरगाह हैं, हाँ ना, टोटल बड़े बड़े 13 बंदरगाह हैं। छोटे छोटे तो सैकड़ों है, लेकिन बड़े बड़े 13 बंदरगाह हैं, जिसमें सबसे पहले कांडला बंदरगाह बनाया गया था। ये कांडला है कहाँ? तो ये है भैया गुजरात में, है ना। ये ज्वारीय बंदरगाह, ये कैसा बंदरगाह है? ये ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम बदल दिया गया है ना। कांडला बंदरगाह का नाम जो बदल करके क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। तो ये नाम याद रखिएगा, दीनदयाल, है ना, दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। ये जो बंदरगाह है दोस्तों, ये बंदरगाह पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था, ठीक है। यहाँ से मछली है, लौह अयस्क है, ग्रेनाइट है, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन, बहुत सारी चीज़ों का निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है इस बंदरगाह से, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, और आज का लास्ट जो प्रश्न है, इससे पहले देखिए मुंबई जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दिल्ली कोई बंदरगाह नहीं है, दिल्ली में समुद्र नहीं तो बंदरगाह कहाँ से रहेगा, है ना। मंगलौर जो है दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में है, और यहाँ से खास करके मंगलोर बंदरगाह से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, और आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? देखिए कच्चा पटसन, तो कच्चे पटसन का जो प्रमुख उत्पादक पूछ रहा है तो ये है अपना प्यारा देश भारत, है ना। ये अपना प्यारा देश भारत जो है दोस्तों, यही कच्चे पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। भारत पहला नंबर पे है भारत, दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपको बांग्लादेश, तीसरा नंबर पे चला जाएगा चीन, और चौथा नंबर पे चला जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है। अगर कहे कि भारत में प्रथम जूट मिल कब खोला गया था, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है भारत में प्रथम जूट मिल, तो प्रथम जूट मिल जो खोला गया था ये 1855 में खोला गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर खोला गया था ये भी आपको पूछा जाता है, वो आपको बताना है। ये पहला जूट मिल आपको रीसरा में खोला गया था, कहाँ? रीसरा में खोला गया था पहला जूट मिल। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग कल देखेंगे, कल कोशिश करेंगे डीएलएड का टेस्ट आप लोग को करा दिया जाए, है ना। आज समान अध्ययन रह गया और इसका आंसर दे दिया गया है, इसको आप टेस्ट के रूप में दीजिएगा। और इसमें दोस्तों प्रधान शिक्षक की जो तैयारी चल रही है, न्यू बैच जो चल रहा था अभी, इसमें पीडीएफ जो लोग लेना चाहते हैं और फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो न्यू बैच में आप जुड़ जाइए। पुराने लोग और नए लोग, है ना, पुराने लोग के लिए मात्र 101 रुपया यहाँ पर फी है ना। पुराने लोग जो हमारे यहाँ दूसरे बैच में हैं, अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, तो आप इसमें फटाफट जुड़ जाइए। और इसमें 101 मात्र पे करके आपको भेजना है, कैसे करना है और ये मैं बता दूंगा। और जो नए लोग हैं, है ना, नए लोग हैं जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 251 लगेगा, है ना। जो अभी तक हमारे यहाँ कभी नहीं जुड़े हैं तो उनको मात्र 251 लगेगा। ये ऑफर में आपको कम कर दिया गया है, ये 399 चार्ज था, है ना। उसके पहले तो आपको 499 भी था, है ना। अभी मात्र इसको 50% घटा दिया गया है। ये जितना जल्दी ले लीजिए फिर आपको बढ़ जाएगा आपका। तो ये 251 मात्र है। कैसे जुड़िएगा, ये नंबर आपको दिया गया है ना। इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करना होगा। और कैसे करना है, पे फोन आप चलाते होंगे, है ना, गूगल पे चलाते होंगे, आप नहीं चलाते हैं तो आप अपने मित्र से भी कर सकते हैं, है ना। जो भी आपके मित्र होंगे उनसे भी आप पेमेंट करके इस नंबर पे, इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप भी यही नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा इस नंबर को, उस पर भेज दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको पीडीएफ है, नोट्स है, डीएलएड वाला समान अध्ययन का, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। पीछे का जितना क्लास हुआ है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, है ना। समान अध्ययन का वीडियो, थ्योरी वाला वीडियो, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पर, है ना। इतना चीज़ मिल जाएगा कि आप उसको पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। लेकिन जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको तो खैर काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट आप रिविज़न भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको भी हेल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए जाते जाते आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, क्लास होती है, तो उसमें आप जुड़िएगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।